जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ 2024 के एग्जाम की, कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर, आप किसी भी एग्जाम की दोनों में से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि आपके पेपर से रिलेटिव हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, क्लास में बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को पूरे ईमानदारी के साथ में करना। देखो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके पेपर से रिलेटिव हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए क्वेश्चन हैं कुछ क्लास के अंदर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सभी प्रश्नों की ईमानदारी के साथ में क्वेश्चन का जवाब करिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा पहला क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डल झील किस राज्य में स्थित है। तो डल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो डल झील किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आप इसका सही जवाब क्या बताएंगे? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और मैं आपको इसका सही जवाब बताने वाला हूँ जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस टाइप के बॉक्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ही पेपर के अंदर आते हैं, बस उसमें टिक करना होता है माउस से, जो आपका सही जवाब होता है उस पर आपको टिक करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटिव और भी झीलें पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपको एक, देखो पहले तो आपको बता दूँ, एक बुलर है, ये ज़्यादातर पूछी जाती है। बुलर बुलर जो है ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। बुलर जो है ये मीठे पानी की झील है, तो ये भी आप ध्यान रखना, पहली चीज़। अब देखो यहाँ पे एक आपको बैरीनांग झील, बैरीनांग ऐसे करके देखो लिखा होगा, मैं आपको सभी बता रहा हूँ, आप पे एक बार नोट कर लें, ठीक है। ये आपकी बैरीनांग झील, तो बैरीनांग जो है ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और देखो एक वहाँ से ट्रिक बताऊँ, जैसे कि आपसे नागिन झील पूछेगा, नागिन नागिन आपका हो जाएगा, आपका शेषनाग भी जम्मू कश्मीर से है, ये भी आपको याद रखना है, शेषनाग। और देखो अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग जो झील है ये भी आपकी कहाँ पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। देखो जितने भी नांग और नागिन हैं झीलों के नाम, वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। अब एक की याद रखना, आपकी हो जाएगी कौन सी, शायद मानसवल, मानस झील पूछी जाएगी, तो वो भी आपको जम्मू कश्मीर बताना। अब देखो उत्तराखंड से याद रखना, उत्तराखंड से अगर पूछेगा तो उत्तराखंड में आपकी जितनी भी हैं झील वगैरह वो याद रखना, उनके नाम के पीछे ताल लगता है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ताल, ज़्यादातर ताल लगा होगा, वो झील जो पूछेगा वो उत्तराखंड से रिलेटिव होगी। आपकी उड़ीसा से, देखो उड़ीसा से आपकी एक तो चिल्का हो जाएगी, पहली चिल्का जो है खारे पानी की झील है, ये आप याद रखना। और दूसरी मैं आपको बताऊं, एक तो चिल्का हो जाएगी और दूसरी आपकी महानदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, आपकी उड़ीसा में स्थित है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज आपको पीडीएफ भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगी बिल्कुल फ्री में। कैसे मिलेगी, आप क्लास में बने रहिएगा। मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के बाद 10 क्वेश्चनों के बाद, यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चनों के बाद बताऊंगा आपको फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगी। देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो शपथ दिलाने की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। अब देखो अगर बात करेंगे त्याग पत्र की, त्याग पत्र किसको देते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो याद करने के लिए अगर भूल जाते हो ना, मैं भी भूल जाता था, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्त, लिखना स्टार्ट कर दो। ये प्रश्न जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अब तक आप लिख लेते कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम था। अगर आपने लिख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये किसका पुराना नाम था, ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर हैशटैग बना रहा हूँ मैं, शायद इसीलिए कि ये प्रश्न आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय एसबीआई आपकी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। अब देखो जो इंपीरियल बैंक आपकी थी, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? ये आपकी हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। अब देखो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक में अगर ये इंपीरियल बैंक का जो है कन्वर्ट हो गई थी भारतीय स्टेट बैंक में, या फिर भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना दोस्त, 1 जुलाई 1953, 1 जुलाई 1953, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, 1 जुलाई 1953। तो यहाँ से आपका ये भी कंफर्म होता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोगों का सपोर्ट तय करेगा कि आपको आगे कितनी और क्लासेस चाहिए
तो ये आप मुझे आपका सपोर्ट तय करेगा। देखो यहाँ पे दिया गया है पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है। पाकिस्तान दिवस, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे आप बताएंगे। देखो अगर पाकिस्तान दिवस की बात करेंगे तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया। अगर आप इसके स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो देखो हम लोग कब मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस, तो हम मनाते हैं 15 अगस्त को मनाते हैं भाई, हम 15 अगस्त को मनाते हैं, तो ये 14 अगस्त को मनाता है, तो ये आप याद रखना। देखिए और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। और आप अगर कोई गलती होती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पे देखो 15 जनवरी दे रखा है। 15 जनवरी क्या है, तो 15 जनवरी याद रखना ये आपका थल सेना दिवस है। क्या है, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जल सेना दिवस, नौसेना दिवस जो है ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे आपके तीनों सेना दिवस मैंने आपको बता दिए। अब देखो यहाँ पे ये 30 जनवरी दे रखा है। 30 जनवरी यहाँ पे देने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ है 30 जनवरी से। अब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ये शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या, शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मार के कर दी थी। 30 जनवरी 1948, तो इसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, और साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। आप मुझे बताएंगे दूसरी बार कब मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक है, और राज्यपाल आपके जो होते हैं, इनकी जो आयु है न्यूनतम कम से कम है वो है 35 वर्ष। अब देखो अगर आप गांव के प्रधान का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, भाई हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, हमें गांव के प्रधान का इलेक्शन अगर कुछ नहीं कर पाए तो कहते हैं ना, जैसे कि मैंने एक बार अपनी मैडम को बोल दिया था कि तुम करो बीए बीएससी, तुम करो बीए बीएससी और हम करेंगे प्रधानी, ठीक है। तो ये प्रधानी का फंडा रहता है, ध्यान रखना। तो ये इसके लिए कितनी उम्र चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। प्रधानी के, गांव के प्रधान का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष चाहिए, और वोट देने की उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, 18 वर्ष है वोट देने की। और इस बार देखो इलेक्शन आने वाला है, जिन लोगों के वोट बने हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना दोस्त, और ये बहुत सही है, लोकतंत्र है, और देखो वोट हर किसी को, ये आपका अधिकार है और आपको वोट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दिया गया है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पे देखो आपका 332 मीटर सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर होगा। देखो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई वो उसका जो तापमान है वो घटेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किताब के लेखक कौन है। तो भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे। तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जो कि आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अब ये कौन थे, क्या थे, ये भी आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये भारत एक खोज, यहाँ पे आपसे किताब देखो बुक और बुक के लेखक आपसे 110% दोस्त एक ना एक पूछा जाएगा, पहली चीज। अब देखो महात्मा गांधी जी से याद रखना जो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ आपसे पूछी जाती है, आप याद रखेंगे। बाण भट्ट जी से एक पुस्तक याद रखना जो कि आपसे पूछी जाती है, हर्षचरित, क्या पूछी जाती है, हर्षचरित पूछी जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि अब आपको
प्रॉपर डेली क्लास मिलेगी। यार देखो मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम देसी फ्रॉम गांव वाला, मैं यार गांव से बिलोंग करता हूँ और अकेला बंदा हूँ घर के अंदर, और मुझे देखो अपनी खेती से लेके सब कुछ देखना पड़ता है यार। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद इतना थक जाता था कि शाम को सो जाता था और क्लास ना खुद ले पाता था ना आप लोगों के लिए कर पाता था। आज मेरा काम फिनिश हो गया मॉर्निंग में, आज से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी। आप क्या करेंगे, बस अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार क्लास को यार लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास में और अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पेपर के अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ WHO। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय आपका है वो है दोस्त जेनेवा में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देखो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखो अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखो कांस्टेबल में तो यही प्रश्न पूछेगा, लेकिन SI में ये भी पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना दोस्त 7 अप्रैल 1948। क्या बताओगे, 7 अप्रैल 1948। तो ये आप याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है CPU का पूरा नाम है। CPU का पूरा नाम क्या है। देखो CPU जो आप कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं ना CPU, तो CPU का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर दिया, ऑप्शन बी में दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा, एक दे देगा माउस, एक दे देगा आपको मॉनिटर, एक दे देगा आपको कीबोर्ड और एक आपको दे देगा विंडो, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बताएंगे। देखो आप जिस चीज़ को छू सकते हैं कंप्यूटर के अंदर या किसी भी चीज़ को, फ़ोन को आप छू सकते हैं। देखो जिसको आप, जैसे माउस को आप पकड़ सकते हैं हाथ से, तो ये हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर को आप देखो, जो टीवी होती है वो मॉनिटर होता है जिस पे देखते हैं कंप्यूटर में, तो उसको आप हाथ से पकड़ सकते हो। आप कीबोर्ड, जिससे आप बटने, कीबोर्ड होता है ना, बटने होती हैं, कीवर्ड, तो आप उसको भी छू सकते हो। लेकिन जो विंडो होती है वो एक प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर पड़ा होता है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। देखो वेदों की संख्या पूछी गई है, तो आप क्या बताएंगे, 4 है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे वेद पूछ लिए जाए कोई ना कोई, तो सबसे पुराना अगर वेद पूछेगा, ध्यान रखना, सबसे पुराना वेद पूछेगा तो आपसे ऋग्वेद पूछेगा, ठीक है, ऋग्वेद। और देखो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, अर्थवेद और सामवेद। देखो सामवेद से आपका संगीत लिया गया है और अर्थवेद से क्या लिया गया है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो 1-2 प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि देखो आप भी तैयारी कर रहे हो और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। आप कितना पढ़ रहे हैं जीएस में, आपका जीके जीएस कितना कंप्लीट है, ये आप तय करेंगे और यही आपके नंबर, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके जीएस के आने, आपके 50 आने हैं, ठीक है। बाद बाकी आप दोनों के देखो मैथ और वो आपका 35 का, ये आपके 50 हैं, तो ये आपका देखो मजबूत होना चाहिए। 50 में से 40 तो आपके एक्यूरेट सही होने चाहिए और कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइनस मार्किंग शिकार हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो दिया गया है किस ग्रह को सुबह शाम का तारा बोलते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा, सांझ का तारा या भोर का तारा या फिर आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह, ये सब पूछा जाएगा। सिर्फ एक जवाब होगा इसका, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है, क्योंकि देखो वो आपका हो जाएगा सही जवाब शुक्र। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह, जो कि इसमें से आपको लगाना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये शुक्र है। देखो बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, पहली बात ये भी ध्यान रखना, और शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अब देखो बुध ये आपका सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा भी करता है, कितने दिनों में, मात्र 88 दिनों में। कितने दिनों में, मात्र 88 दिनों में। हो सकता है ये पूछ लिया जाए। देखो आपका बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह जो आपका है ये बृहस्पति है। इसका कलर याद रखना दोस्त, पूछ लेता है कभी कभी, पीला ग्रह है। इसका कितने दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर देता है, हो सकता है ये भी पूछ लेगा। तो आप क्या बताएंगे, एक्यूरेट तो आपका 11.86
वर्ष, या फिर ऐसे याद रखना 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष में कंप्लीट करता है। आपसे हो सकता है कि अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहला तो आप बता देंगे बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा अगर पूछ देगा तो वो आपका शनि हो जाएगा। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका रंग आपका कैसा है, काला है। कैसा है, काला रंग है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो अब मैं आपको बताने वाला हूं, आपको पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा भैया पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, लिख देना पीडीएफ। ठीक है, इतना भी अगर लिख दोगे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, जो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको पीडीएफ, ये पीडीएफ और इससे पहले की क्लासों की पीडीएफ, सारी पीडीएफ उधर आपको मिल जाएंगी और वो भी एकदम से फ्री में, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगना है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और देखो हम लोग जो पढ़ते थे ना, इसमें बहुत लफड़ा में रहते थे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी में कंफ्यूज हो जाते थे, ऐसा होता था। और देखो यहाँ पे 1 मई जो आपका है ये आपका श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, आपका श्रम दिवस हो जाएगा 1 मई को। ये भी हो सकता है आपसे पेपर के अंदर पूछ लेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। देखो आपसे संस्थापक भी पूछेगा और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था आपका, वो था दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश, और देखो पहले तो आपको मैं नंद वंश के बारे में बता दूं कि नंद वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, महापद्मानंद। क्या बताओगे, महापद्मानंद। और आखिरी शासक अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, तो आपको बताना है धनानंद। ठीक है, आपको क्या बताना है, धनानंद बताना है। ठीक है, और देखो मेरे पास पेन नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ यार थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो पेन भी होगा और लाइव क्लास भी चलेगी। एक नया फ़ोन आ जाएगा और उससे मैं आपको लाइव फिर क्लास में मैं आऊँगा और वहाँ पे आपको जब कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि भैया इसका ये आंसर होगा, ये सब होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और हो सकता है मेरी ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान हो और जो भी मेरा भाई बहन मुझे सुन रहा है, इस टाइम देख रहा है क्लास को, उसका इस बार 110% सिलेक्शन हो जाएगा, उससे वर्दी मिल जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और देखो चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखना, इसके प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है, जो कि चाणक्य जी थे। कौन थे, चाणक्य या विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। कौटिल्य धनानंद, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये एक ही लोगों के नाम थे। किनके, चाणक्य के। अब देखो चाणक्य जी से एक पुस्तक भी पूछी जाती है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि बिल्कुल राजनीति पे आधारित, किस पे, राजनीति पे थी ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अर्थशास्त्र को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछी जाएगी, चाणक्य जी की पुस्तक है। और देखो श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। किसका, गुप्त वंश का। बाबर जो था ये किसका था, ये आपका मुगल वंश का संस्थापक था। किसका, मुगल वंश का संस्थापक था। और इसका पहला युद्ध भी याद रखना, पानीपत का लड़ा था कब, 1526 में। तो ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक देखो कहने के लिए तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में 4 आपको देता हुआ चल रहा हूँ एक्स्ट्रा। कितना हो गया, 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आप रोज अगर पढ़ेंगे ना, पेपर तक आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर की क्लास आप डेली कहीं ना किसी चैनल पे जाके जरूर पढ़ लिया करो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाएगा। और देखो यहाँ पे दिया गया है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बिहार राज्य का। तो देखो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, पीपल बताएंगे। क्या बताएंगे, पीपल बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बताओ क्या बताओगे, क्या पीपल लगाओगे। अगर आप पीपल लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा है वो है बरगद। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कि आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वो नीम है। क्या है, नीम है। देखो ये भी याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। आंध्र प्रदेश से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर कब बना था,
1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बना था। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? बिहार का महापर्व भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। देखो महापर्व, लोक नृत्य, ये आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये एक ना एक आपसे हर पेपर में पूछा जाएगा। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपसे पूछा जरूर जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है, तो वो याद रखना छठ पूजा को बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, कथक जो है ये कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक, बिरजू महाराज, लक्षू महाराज आपके कथक से संबंधित है। ये नाम भी याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और रासलीला आपकी, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखना। और देखो विदेशिया नृत्य, विदेशिया जो आपका है ये आपका कहाँ से है बताओ? विदेशिया, तो विदेशिया लोक नृत्य जो आपका है ये बिहार से संबंधित है। और देखो छठ पूजा आपकी, ये छठ पर्व जो है वो भी बिहार से संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। मनुष्य सांस में कौन सी गैस लेते हैं? मनुष्य जो है वो सांस में कौन सी गैस लेता है? देखो भाई, कहते हैं ना जब किसी को दिक्कत हो जाती है, अभी कोविड आया था तो हमने क्या करा था, हम ऑक्सीजन के लिए बहुत भटके थे। तो ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका सही जवाब। मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो मेरे भाई का जवाब तुरंत आएगा 21% पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप तुरंत जवाब आपका आना चाहिए 78% पाया जाता है। लेकिन अब अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप फंस गए हैं, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि सूर्य में कौन सी दो गैसें सर्वाधिक पाई जाती हैं, जो कि आप तुरंत जवाब बता देंगे भैया हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। जो सूर्य है नाभिकीय संलयन पर काम करता है, आपका हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर काम करता है, आपका परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो आप फंस चुके हैं, आपको नहीं पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा, 72% पाई जाती है। कितनी? 72% पाई जाती है। तो अब यहाँ से आपका देखो, जितने भी यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया आपका कंफर्म हुआ होगा। और देखो ये सब मुझे कैसे याद रहता है, मैंने जिन चीज़ों को लिख लेता हूँ ना, मुझे पता है अगर मैंने 5 बार लिख दिया ना किसी को, तो उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लिखो लिखो लिखो, पेपर में एक अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा दोस्त। देखो यहाँ पे दिया गया है, विश्व का कौन सा देश जिसने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने कब किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो भी आपका स्विट्जरलैंड में है। ये आप याद रखेंगे। और देखो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो याद रखना वो एक नेपाल है। क्या है? नेपाल है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? बताइएगा। एसआई की तैयारी कर रहे हो तो बताओ यार, क्वेश्चन का जवाब दो, पूछा जाएगा। आप क्या बताएंगे? तुरंत लगा देना भाई, भूटान। क्या लगाओगे? भूटान। ठीक है, तो भूटान हो जाएगा आपका सही जवाब। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 110%। आप पेपर उठा के चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर पूछा, मतलब जब आपका अभी ये 2019 में हुई थी ना पुरानी भर्ती, मुझे पुराना पेपर मिला था, उसमें से इस क्वेश्चन को मैंने निकाला और यहाँ पे लिखा। ये जो आपका दांडी मार्च है, इसे आप बोल सकते हैं नमक कानून। नमक कानून जो आपका जिसके खिलाफ ये हुआ था दांडी मार्च, वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब देखो, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे भैया सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब की थी? तो आप क्या बताओगे? 1939 में की थी। कब की थी? 1939 में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप लोग जो भी कमेंट करेंगे, देखो मैं आज से आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरा ये फ़ोन अब सही काम करने लग गया है, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी अब कमेंट करेगा उसका क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले कमेंट लगाया करूँगा, सभी दोस्तों के, जो भी करेगा मुझे।
आप अच्छा करेंगे गलत करेंगे जो भी करेंगे, मैं आपका हाईलाइट करूंगा कमेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने क्वेश्चनों के जवाब दें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप मेरे साथ में अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य जो है दोस्त किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। कथकली आपका केरल से संबंधित है। किससे? केरल से संबंधित है। सॉरी, देखो आपका उत्तर प्रदेश से मैंने आपको रासलीला, कथक ये सब बता दिया था। नौटंकी आपकी जो है नौटंकी, तो ये भी याद रखना, नौटंकी आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बिहू आपका असम से संबंधित है। देखो ये तो क्वेश्चन 110% हर पेपर में पूछा जाता है। बिहू लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो बिहू, देखो नाम बिहू के आगे और भी वो नाम हो सकता है कोई ना कोई, लेकिन बिहू जैसे ही पढ़ो आप समझ जाना कि बात असम की हो रही है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी, तो देखो ये तो मैं आपका इसका तो सही जवाब बताने वाला हूँ। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं आपको बताऊं, काफ़ी दोस्तों के नंबर मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हैं, क्योंकि पहले मैं व्हाट्सएप नंबर देता था, व्हाट्सएप ग्रुप में PDF देता था, टेलीग्राम पे नहीं देता था। तो बहुत से दोस्त, लगभग 1000 से ऊपर जो स्टूडेंट हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है उसमें मतलब कि 80% बंदा ऐसा है जो बिल्कुल सैड स्टेटस लगाता है। सैड बिल्कुल, जैसे नहीं कि पता नहीं क्या हो गया, ज़िंदगी में रंग ही नहीं रहा हो। भाई मैं आपको 2 लाइनें सुनाने वाला हूँ कि खुदा ना करे किसी लड़के पर यह पहाड़ टूटे, लड़का ज़िंदगी बनाने की कोशिश में हो और उस वक्त उसकी मोहब्बत का साथ छूटे। तो देखो दोस्त, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अभी ज़िंदगी बना लो। बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। और लोगों के जो ताने मारते हैं ना, जो लोग ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम फौजी बन गए, तुम, मुझसे तो लोग गांव में फौजी बोलते हैं। फौजी क्या बोलते हैं? फौजी। क्यों? क्योंकि मैं भर्ती नहीं हो पाया। कुछ तो ये कहते हैं पेंशन पे आ गए। तो ये सब चीज़ें मुझे जब लगता है ना, तो मुझे लगता है कि यार मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं एक दिन इन्हें वो लेवल हासिल करके दिखाऊंगा जो ये लोग एक बार खुद मुझसे कहेंगे कि यार मैंने, सॉरी यार गलत बोला था तुमसे। तो ये सब चीज़ें यार तभी होता है जब कोई हमें ताने मारता है। और ये हमारे लिए रॉकेट में रॉकेट देखा ना, जब ऊपर जाता है तो उसमें से अगर कहीं से गैस लीक हो जाए तो वो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये गैस है जो हमको ऊपर तक लेके जाएगी। इसे लीक मत होने दे, किसी से मत कहना कि वो उसने मुझसे ऐसा कह दिया। तो देखो दोस्त, समय बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं अपने क्लास में। देखो यहाँ पे दिया गया है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो ये आप याद रखना, मार्क जुकरबर्ग, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप ये तो याद रखेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इनसे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है मेटा। ठीक है, आप देखो टेलीग्राम कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक जब खोलते तो मेटा लिख के आता ना, तो जो मेटा के संस्थापक हैं ना वो भी मार्क जुकरबर्ग हैं, ये भी याद रखना। और आपको बता दूं, ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल दुर्घटना, भाई ये बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई थी। और मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको इसका प्रश्न का जवाब दूंगा कि इसमें क्या हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट, जो कि इस गैस का रिसाव हो गया था, जिस वजह से, ये देखो आप अगर SI की तैयारी कर रहे हो तो नोट कर लेना इस पॉइंट को, ये पूछा जाएगा आपसे। देखो 2 और 3 दिसंबर 1984, ठीक है, ये याद रखना। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव की वजह से, जहरीली गैस जो थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, 3787 लोग मर गए थे। 3787 लोगों ने अपनी जान खो दी थी। और ये आप याद रखना, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये भोपाल में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो आप लोग जुड़े रहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरा पाए जाते हैं। भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरा पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपकी वो नदी हो जाएगी
कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में पड़ती है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपको यहाँ पे और भी प्रश्न बताता हूँ। गंगा की लंबाई याद रखना, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और देखो आपसे पूछा जाएगा भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, तो देखो कहाँ पाया जाता है? कोलार में। कोलार में आपका सोना पाया जाता है, तो ये भी याद रखना। और भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, चाहे फिर दिल जाए या फिर जान जाए। तो देखो कहाँ पर पाया जाता है? पन्ना में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। और अगर नदी की बात करेगा तो आपको कृष्णा नदी लगा देना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनारस हिंदू BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU की स्थापना आपसे जरूर पूछा जाएगा दोस्त, ये आपको याद रखना है। तो आप क्या बताएंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी जो कि आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? इन्होंने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसमें तो इतना समय लगानी नहीं है, रूस है। क्या है? रूस है। बताइए, कनाडा दूसरे नंबर पे आता है ना? मैं सही बता रहा हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। और भारत जो है ये 7वें नंबर पे आता है। तो चीन कितने नंबर पे आता है? ये चाइना जो है ये किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मैं भारत कह रहा था, माफ़ी चाहते हैं। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे आपको सूरत शहर बताना है, तो आप क्या बताएंगे? देखो नदियों के किनारे बसे शहर याद रखना आप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब तो आपका ताप्ती नदी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यमुना से याद रखना आपसे दिल्ली पूछा जा सकता है। यमुना से याद रखना आपसे दिल्ली पूछा जा सकता है। और देखो आगरा भी पूछा जा सकता है, तो ये आप यमुना से याद रखेंगे। और देखो गंगा पे आपका वाराणसी हो गया, बनारस। और देखो आपका जो हरिद्वार है वो भी हो जाएगा, आपका ऋषिकेश भी हो जाएगा। और देखो इधर आप आ जाओ, ये आपका प्रयागराज पूछा जाएगा जो कि संगम पर स्थित है। कब? संगम पर। और यहाँ पे प्रयागराज में तो कुंभ भी लगता है, कुंभ मेला भी लगता है। तो कुंभ जो है ये भी पूछा जा सकता है। तो यह 12 वर्ष बाद लगता है। कब लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मैं एक प्रश्न आपको हमेशा बताता था, पहले तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे लगा देते हैं। एक प्रश्न हमेशा आपसे पूछता था कि हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? अभी मैंने WHO की स्थापना आपको बताई थी कि 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यही बताया था ना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1951 से याद रखना ये प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी जो कि कृषि से संबंधित थी। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो पहला जो इलेक्शन है वो भी 1951 में हुआ था, और 1952 में क्या हुआ था? सरकार बनी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पूछी गई है। तो रेल सुरंग अगर पूछी जाएगी तो पीर पंजाल सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपको सही जवाब लगा देना है। लंबाई कितनी है? अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है लंबाई पूछ ले कि पीर पंजाल सुरंग की लंबाई क्या है। तो आप क्या बताएंगे? 11.2 किलोमीटर। कितनी है? 11.2 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, अटल सुरंग। देखो अटल सुरंग से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे? ये एक बार आप क्या चेक करेंगे गूगल पे अटल सुरंग के बारे में, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवगत कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से देश में है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो किस देश में है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए भारत। कहाँ पर है? भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में है, जिसे आप सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये देखो सुंदरवन एक आपका राष्ट्रीय पार्क भी है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पर पड़ते हैं? तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
कैसर ए हिंद की उपाधि संबंधित है। कैसर ए हिंद की उपाधि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उपाधियां आप याद रखना। तो कैसर ए हिंद की जो उपाधि है ये किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपका सही जवाब महात्मा गांधी जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महात्मा गांधी जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन्हें ये उपाधि किसने दी थी और कब दी थी, तो आप क्या बताएंगे। तो भाई देखो महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि जो है ये अंग्रेज़ों ने दी थी। अंग्रेज़ों ने दी थी और कब दी थी, तो 1915 में दी थी। कब दी थी, 1915 में दी थी। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट के आए थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो देखो सरदार की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी। और देखो ये मैं कंफ्यूज रहता था पहले, मैंने कई बार बता दिया आपको कि बारदोली की महिलाओं ने इन्हें ये उपाधि दी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसे जब चेक किया तो मैंने सही आंसर ये पाया कि सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। और कहाँ पर, बारदोली में दी थी। बारदोली में सरदार की उपाधि दी थी और इन्हें सरदार कह के बारदोली की महिलाओं ने बुलाया था। ठीक है, तो ये आप याद रखें, मतलब संबोधित किया था। देखो यहाँ पे दिया गया है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा। किसी शेर पंजाब को पता हो कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। और देखो शेर पंजाब किसकी उपाधि थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे मुंह से निकल गया तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो गदर पार्टी की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, 1913 में हुई थी। कब हुई थी, 1913 में हुई थी। किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, लाला हरदयाल जी ने की थी। किसने, लाला हरदयाल जी ने की थी 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। और देखो आपसे मैं बताऊं यहाँ पे 1915 से मुझे याद आया, यहाँ पे एक और स्थापना हुई थी हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये, तो ये हुई थी 1915 में। मदन मोहन मालवीय जी ने ये की थी। किसने की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने। अब देखो 1911 से आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये 1911 में बनी थी। कब बनी थी, 1911 में। और 1912 में ये ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है, और इससे पहले कहाँ थी, तो इससे पहले कोलकाता में थी। और दिल्ली जब भारत की राजधानी बनी थी उस टाइम वायसराय कौन था। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन कब हुआ। देखो असहयोग आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 में। बंद कब हुआ था, तो 1922 में। बंद कब हुआ था, 1922 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो जो चौरा चौरी ट्रेन रेल एक्शन हुआ था, चौरा चौरी ट्रेन रेल एक्शन हुआ था, उस वजह से इसे गांधी जी ने और रोक दिया था 1922 में। तो ये आप याद रखेंगे। 1919 से याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसकी डेट आप याद रखना अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसमें गोली चलवाने का आदेश किसने दिया था, तो बताओ, जनरल ओ डायर ने दिया था क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। ये दिवस वाले क्वेश्चन तो आपसे 2 पूछे जाएंगे, एक भी नहीं 2। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको 3 के 3 ऑप्शन बताऊंगा। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। 4 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, तो ये आपका जल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या, जल सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपने नोट कर लिए होंगे। और पीडीएफ के लिए आपको मैंने बोल दिया है कि आप चलिए, अगर पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में तो बोलेंगे ही, अगर आपको लिंक आप डायरेक्ट चाहते हैं कि मैं आपको सीधा कमेंट बॉक्स में ना देके सीधा व्हाट्सअप कर दूं, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। 7084 83 67 03। ठीक है, 7084836703, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से आपको पीडीएफ डेली का डेली मिलते रहेंगे। देखो उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है,
तो ये भाई जापान को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? जापान को। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? प्रश्न बनता है भाई, भारत में किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो भाई वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या? अरुणाचल प्रदेश है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका पूर्व, ये रहा आपका पश्चिम, ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका दक्षिण। तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे पश्चिम में आपका गुजरात है, उत्तर में आपका लद्दाख है और दक्षिण में आपका तमिलनाडु है। तो ये देखो, आप याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि कौन सा देश है जहाँ 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो वो चीन है, लेकिन वहाँ पे कोहरे की वजह से ऐसा होता है। किसके? कोहरा की वजह से ऐसा हो जाता है, फॉग की वजह से हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? देखो यहाँ पे तो फंस गए होंगे। अब एसआई वालों जवाब दो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, कहो एक बार कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो देखो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं माननी है, लगातार लगे रहना है, सफलता एक दिन आपकी हो जाएगी। और जीतता वही है जो दोस्त लगा रहता है। मन से अगर हार जाओगे तो कभी नहीं जीत सकते हो, और अगर ग्राउंड में हार जाओगे तो आप 1000 बार जीतोगे। लेकिन मन से मत हारना, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं यार। वो गोल्फ की एक मैंने मूवी देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शायद थी। वो कहता था कि मैं तो यार क्या हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, रोड से आया हूँ, हार भी जाऊँगा तो क्या जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन तुम चैंपियन हो, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, हार गए तो कोई गम नहीं, बस लगे रहो, जीत एक दिन तुम्हारी होगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी बस बताना, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर नहीं पता है तो बियाना नोट कर लो। क्या? बियाना। अब मैं पूछता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ। ऑस्ट्रिया की राजधानी तो बियाना मैंने आपको बता दी। अब आप मुझे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी मत बता देना, वरना मेरी जान गलत हो जाएगा। ठीक है? जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं और मैं ऐसे बोल देता हूँ तो नाराज़ मत होना। मैं उसके लिए, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इसके लिए यार याद रखना कैनबरा। क्या? कैनबरा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? आपने देखा ना, ऐसे लोगो होता है, उसमें एक जानवर बना होता है। तो वो जानवर आपको यहाँ पे बताना है कि शेर है, बाघ है या चीता है। तो आप क्या बताएंगे? बताओ फटाफट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शेर। मेक इन इंडिया के कार्यक्रम का जो लोगो है उसमें शेर बना हुआ है, तो ऐसे ही आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसआई वालों जवाब दो मेरे भाई, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। और देखो, मैं अभी आपको राजधानी बता रहा था ना, तो आप मुझे अफगानिस्तान की राजधानी बताओ। चलो, मुझे याद आ गया, काबुल है, होती है ना। देखो, नोट कर लो, पूछे जाएंगे। चलो, आप एथेंस बताओ। एथेंस, एथेंस ग्रीस। क्या हो जाएगा? एथेंस की ग्रीस हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सीधा यार बता देना, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। सिनेमा के क्षेत्र में। किसके? सिनेमा के क्षेत्र में। बहादुरी, वीरता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और खेल के क्षेत्र में आपको देखो, पहले दिया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये आप याद रखना। और देखो, हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता था? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता था। और हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या प्रश्न है। देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। आपके मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद आप फटाफट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा तारापुर। तारापुर मतलब महाराष्ट्र। देखो, यहाँ पे तारापुर नहीं है ऑप्शन में, लेकिन याद रखना, ऐसे ही उस दिन हुआ था कि मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था? तो मैंने आपको बोला था कि वो था कुछ अजमेर में, अजमेर का कुछ बताया था मैंने, शायद स्वर्ण नहीं,
अजमेर में मैंने कुछ बताया था, और वो एक्चुअली क्या था, जैसे यहाँ पे अजमेर, जैसे यहाँ पे तारापुर नहीं लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लिखा है, ऐसे वहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ था। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भैया आप गलत बता रहे हैं, ये राजस्थान में नहीं, ये अजमेर में पड़ता है। तो भाई मैंने उस दिन उस भाई से नहीं कहा कि भाई अजमेर जो है वो राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन में राजस्थान दिया तो राजस्थान लगाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे तारापुर है, लेकिन अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र दे रखा है तो आप महाराष्ट्र करके आएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो ये आपकी गार्डविन आस्टीन है, K2, गार्डविन आस्टीन K2 बोल सकते हो इसे आप। और देखो इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए, चलिए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखो आपकी इसकी ऊंचाई याद रखना 8611 मीटर। क्या? 8611 मीटर। अब देखो यहाँ पे दूसरी अगर पूछ देगा तो आप क्या बताओगे? तो आप कंचनजंगा बता देना। कितनी है? 8586 है। ठीक है, 8586 मीटर ये आप बता देंगे। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपकी है क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपकी हो जाएगी। कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर। मैंने एक बार बताया था ना, मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा था इस 8848 याद कराने के लिए। बहुत मतलब कि 2-2 घंटे मुर्गा बनाया मुझे रूम में, तब जाके मुझे याद हुआ। देखो यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल में जो हल होगा, ये हाल नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा है। हल से जुते गए खेत के साक्ष्य मिले। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ मिले ये आपको बताना है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए एक खेत का जो साक्ष्य था वो कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा। ऑप्शन ए लगा देना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये कालीबंगा जो है यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी। क्या? काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी। और मोहनजोदाड़ो क्या है ये भी पूछा जाता है। तो ये मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या गुजरात में स्थित है? बताइए कमेंट बॉक्स में। लोथल आपका कहाँ पर स्थित है? क्या गुजरात में है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे आपके 7 प्रश्न बच रहे हैं मात्र। और अभी तक जितने भी भाई बहन मेरे देख रहे हैं, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में एक बार सपोर्ट तो जरूर टाइप करेंगे। देखो जितने भी दोस्त मुझे करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपका सभी का कमेंट हाईलाइट मैं 110% करूँगा। आप मेरे किसी भी आप क्वेश्चन पे किसी भी क्लास में अगर करते हैं तो मैं आपको हाईलाइट जरूर करूँगा। देखो वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, आप कालीकट लगा देना है। क्या हो जाएगा? जो वास्को डिगामा है भारत में कालीकट में उतरा था। कब उतरा था? तो आप क्या बताएंगे? 1498 में। कब आया था? 1498। कौन था ये पुर्तगाली था। ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया था, कालीकट में उतरा था, 1498 में आया था। इसके बाद ये फिर आया था 1500 में, और इसके बाद ये यहीं शायद ये मर भी गया था। ये भी आप याद रखना। और देखो अगर SI की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे 1498 नहीं, यहाँ पे डेट भी पूछेगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, तो आप याद रखना 20 मई। क्या बताओगे? 20 मई 1498। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? प्रश्न 2 बनते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन बी लगा देना सीधा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कब हुई थी तो आप क्या बताओगे? अगर आप SI की तैयारी कर रहे हो तो देखो थोड़ा हार्ड बनेगा यार। SI मैं समझ रहे हो ना, 2 स्टार लगेंगे आपके शोल्डर पे, 2 स्टार। बहुत बड़ी बात होती है यार, स्टार 2 स्टार लगेंगे। अब देखो कब हुई थी? तो ये 1799 में हुई थी। कब? अरे 1999 क्यों लिख रहा हूँ भाई, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। 1799। तो कई बार ऐसा होता है कि मुंह से सही निकल रहा, हाथ गलत चल रहा है, तो 1799 हो जाएगा। कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। कहाँ पर मृत्यु हुई? श्रीरंगपट्टनम में 1799 में। और देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था।
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो किस, देखो यहाँ से लेवल ना क्लास का ऐसा जाएगा। अभी आप ये स्टार्टिंग की दूसरी क्लास है, अभी पेपर तक लगभग मैं आपको बता दूं, आपको मैं 100 क्लास दे दूंगा, 100 क्लास। बस क्या है, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो आपको 100 क्लास में दे पाऊंगा, ये सच्चाई है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा विटामिन के, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखो ये जो विटामिन ई है ना, इसे बोलते हैं बांझपन, इसकी कमी से हो जाता है, और इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रखना, ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई को जानते हैं। अगर कि चेहरा वगैरह और बाल वगैरह अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्लो नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं है, तो आप विटामिन ई का प्रयोग करें, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। और देखो बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो आपका है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मैं कह रहा हूँ कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो नवाब तो इसका सिराजुद्दौला था उस टाइम। हुआ कब था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का कुतुब मीनार भी इसी ने बनवाई थी, लेकिन कार्य इसका पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी याद रखना, किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का जो कार्य है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और आपको बता दूं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आप इल्तुतमिश लगा के आना, और अगर संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा के आना, गुलाम वंश का। और देखो एक प्रश्न और पूछा जाता है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की। और ये गुंडों में फंस गई थी तो ये मारी गई थी, क्योंकि इसका क्या था, दो लड़कों के साथ में चक्कर चल रहा था। एक को इसने मरवा दिया, दूसरा समझ गया, उसको दूसरे ने मार दिया। अब ऐसे फंडा चला, वो सब मारे गए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो देखो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो इसका आप सही जवाब क्या बताएंगे? मुंबई बता देना। क्या बताओगे? मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर भी बोला जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, आर्थिक और राजधानी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश जो है ये कितने रंगों से मिलकर बना होता है? इंद्रधनुष में, रेनबो में कितने कलर होते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है 7। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बता के आना यार, लाल रंग में होता है भाई। तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम जो है वो आपका बैगनी में होता है। किस में होता है? बैगनी रंग में होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आपके 2 प्रश्न बच रहे हैं। जो यहाँ पे दिया गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आपके, वो थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और देखो आज मैंने आपको प्रार्थना समाज भी बताया है, और उससे रिलेटिव जितने भी आपके स्वामी विवेकानंद जी थे, मदन मोहन मालवीय जी, BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट बन सकते थे क्वेश्चन मैंने आपको सभी कराए। और मैंने आपको गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, क्या सर हिंद की उपाधि किससे संबंधित, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? तो आप यहाँ पे तुरंत बताना मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ? तो यहाँ पे आपको तुरंत बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। यहाँ पे देखो मेरा फ़ोन ना हैंग करने लग गया, और मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे सही जवाब लगा लेना, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल शंकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और आपके फीडबैक के ऊपर आपको दूसरी क्लास मिलेगी। दोस्त आपका क्या फीडबैक रहेगा, क्या क्लास आपको कैसी लगेगी, क्या पसंद आ रहा है, ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भाई को अगर PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको
पहले से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप सभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद।